हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग यूजर से दो वैल्यू लेंगे और उनको जोड़ के दिखाएंगे, मतलब उनको ऐड करके हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे हम लोग को हैच लिखना होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड। ये जो हैच होता है इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये पूरा लाइन का बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको हेडर फाइल बोला जाता है। और और थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक समझाऊं तो आप ऐसा समझ जाइए कि एक स्टूडियो डॉट एच नाम का एक फाइल होता है जिसको हम अपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप करते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार का कलर दिखता है। और वो कलर क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि कहीं आप सेंटेक्स में मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका सेंटेक्स एरर तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम करें तो सबसे पहले उसको सेव कर लीजिए। इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, फिर मैं सेव एज में जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए मैं नोटपैड प्लस प्लस एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ। आप जो भी टेक्स्ट एडिटर आपको अच्छा लगता होगा आप उसको यूज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ एंड देन डेस्कटॉप में ना मेरा एक फोल्डर है प्रोग्राम नाम का, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ add.c। अब दूसरा चीज आपको ये पता होगा कि जो भी हम लोग सी वाला फाइल बनाते हैं, मतलब सी प्रोग्रामिंग का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन डॉट सी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नाम के साथ मैंने डॉट सी लिखा और यहाँ पे सेव बटन को मैंने क्लिक किया। तो आप देखिए जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो गौर करिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है ना। अब ये हेडर फाइल तो हम लोग इंक्लूड करवा दिए हैं। अब यहाँ पे शुरू होगा हमारा मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ऐसा हम लोग कहते हैं। या तो मैं कहूँ कि मैं जब से पढ़ रहा हूँ ना मैं यही सुन रहा हूँ कि मेन प्रोग्राम इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, एक्चुअली होता है क्या है कि आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत सारा फंक्शंस यूज करेंगे ना। लेकिन कंपाइलर जो होगा ना वो सबसे पहले आपका मेन फंक्शन को खोजेगा और मेन फंक्शन का थ्रू से ही वो बाकी अदर फंक्शंस को ढूंढेगा और कॉल करेगा। ठीक है ना। अब ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब हम लोग को भैया इस प्रोग्राम में कितना वेरिएबल दरकार पड़ेगा, कितना वेरिएबल दरकार पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को दो वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ और इनका डाटा टाइप में रखता हूँ int। यहाँ पे मैं एक का नाम दे देता हूँ n1 और दूसरे का नाम मैं दे देता हूँ n2। और उसके बाद इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब जैसा कि हम लोग यूजर से वैल्यू को लेना चाहते हैं तो हम लोगों को scanf का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि यूज करना होगा। उससे पहले यहाँ पे यूजर को हम एक मैसेज देना चाहते हैं। हम यूजर को बोलेंगे इंटर द फर्स्ट इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, यूजर को हमने कहा कि भैया आप पहला नंबर हमको दीजिए। अब ये पहला नंबर लेने के लिए यहाँ पे हम लोग को scanf लिखना होगा। scanf में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होता है। दैट मीन्स कि जैसे कि अभी हम लोग एक एंटी वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ %d लिखना होगा। उसके बाद अब जिस वेरिएबल में हम ये वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं ना उस वैल्यू का यहाँ पे हमको रेफरेंस देना होगा। उसके लिए यहाँ पे मैं एंड साइन दे रहा हूँ और फिर n1 कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यूजर जो भी वैल्यू देगा ना वो n1 में स्टोर करवा देगा। अब क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ।
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड, ये सेकेंड नंबर हो गया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा num2। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो हम लोगों को मिलेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो n2 में स्टोर होगा। उसके बाद एक वेरिएबल हम लोग और ले लेते हैं, इसका नाम मैं ऐड दे रहा हूं। एंड देन अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा और उसके बाद में यहाँ n1 प्लस n2 लिख दूंगा और इसे मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद अब ये एंड को मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ द सम ऑफ, ठीक है। तो द सम ऑफ कौन सा नंबर, यहाँ मैं परसेंटेज साइन दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा सम ऑफ n1 एंड n2, तो यहाँ पे मैं दूसरा डी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा इज, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर परसेंट डी दे रहा हूँ, और उसके बाद में इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे कॉमा देना होगा, और सबसे पहला नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n1, उसके बाद में n2, और उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐड, कुछ इस प्रकार से, और इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करने के लिए मेरे को कहाँ जाना होगा, अच्छा नीचे में रिटर्न 0 भी लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न 0, और उसके बाद इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर ले रहा हूँ। अब इसे मैं फोल्डर में पहले ओपन करूंगा, मैं यहाँ जाता हूँ ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन एक्सप्लोरर में मैं क्लिक कर दूंगा, तब ये फोल्डर मेरा ओपन होगा। अब ये फोल्डर ओपन हो गया, अब इस फोल्डर को हम लोग cmd में ओपन कर लेंगे, मतलब कमांड प्रमोट में। तो उसके लिए यहाँ ऊपर में जो इसका एड्रेस दिखाता है ना, वहाँ पे आप cmd लिख के इंटर मारिएगा, और उसके बाद में यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करवाना है। प्रोग्राम का नाम add.css है, ऐसे सी है, यहाँ gcc लिखूंगा मैं, और उसके बाद add एंड देन डॉट एंड सी, और उसके बाद मैं इंटर मार दूंगा। तो देखिए ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया, मतलब कोई एरर नहीं था। अब इसका एक फाइल बन गया होगा a.exe, तो यहाँ पे मैं a.exe लिख के इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पहला नंबर मांग रहा है, ये इंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ। फिर ये हम लोग से मांग रहा है इंटर द सेकेंड नंबर, तो मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, और फिर मैं जब यहाँ इंटर मार रहा हूँ तो देखिए द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 10 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद अब ये वाला को मैं हटा देता हूं। आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी देखने को मिल रहा होगा और इसका आउटपुट भी देखने को मिल रहा होगा। इसको और थोड़ा छोटा कर देते, चलिए, ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से भी छोटा कर ले ऐसे करके, और उसके बाद इसको मैं अगर यहाँ रखूं, यहीं रखता हूँ, और छोटा इसको यहाँ रख, हाँ, अब देखिए अब समझाने में मेरे को थोड़ा सा आसानी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात, अभी हम लोग सबसे पहले क्या किए, ये सारा चीज तो मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और इस फाइल को हमारे प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड करते हैं इस वाली लाइन से, इस फाइल को स्टूडियो डॉट एच को, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग क्यों इंक्लूड करवाते हैं भैया, ये फाइल करता क्या है, ये फाइल करता क्या है कि ये जो प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, स्कैन एफ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, भैया ये डिफाइन कहाँ है, वेयर इज दिस फंक्शन आर डिफाइन, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन जो है इसका एक्सेसिबल, ऐसा समझ लीजिए कि इसको हम लोग लिख रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद में फिर मेन फंक्शन का मैंने आपसे कहा कि मेन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इन सी हाउ वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल, सी में हम वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल होता है कि सबसे पहले हम लोगों को डाटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद में फिर हम लोगों को वेरिएबल का नाम देना होता है, दैट मीन्स नेम ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे हम लोग देते हैं वेरिएबल नेम, और उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है ना। अब और एक चीज कि जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इसको डिक्लेयर करने का तरीका इस तरह से है कि हम लोग एक साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा कॉमा से, क्योंकि इसका था तीनों का डाटा टाइप सेम है, डाटा टाइप अलग होता तो फिर हम लोग उसको इस प्रकार से नहीं लिखते, है ना। तो इस लाइन से आप समझ गए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। और ये n1 n2 और ऐड क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसको जैसे हम लोग डिक्लेयर किए तो हम लोगों को क्या हुआ कि मेमोरी एलोकेट हो गया, एक मेमोरी आपका n1 नाम से, एक मेमोरी आपका n2 नाम से, और एक मेमोरी आपका ऐड नाम से, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना, एलोकेट हो गया। उसके बाद प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता, भाई ये प्रिंट फंक्शन लिखे थे तब जाके यहाँ पे देखिए ये लाइन प्रिंट हो रहा है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको इंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ तक, ये क्यों प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट एफ का जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है, तो ये प्रिंट एफ का मदद से यहाँ पे यूजर को हम लोग ये मैसेज प्रिंट करवा सक रहे हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद में यूजर से हम लोग वैल्यू लिए 5। अब ये 5 वैल्यू जो लिए, ये हम लोगों को कैसे मिला भाई, ये स्कैन एफ फंक्शन का मदद से मिला। अब स्कैन एफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यहाँ %d क्यों लिख रहे हैं, देखिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे कि अभी जो वेरिएबल है वो हमारा int है और int n1 था, है ना। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू हम लोग मतलब जो भी वैल्यू यूजर देगा उसको हम लोग n1 में स्टोर करवाना चाहते थे। इस कारणवश हम लोग यहाँ पे दिए, क्योंकि n1 का डाटा टाइप int है। अगर इसका डाटा टाइप फ्लोट होता तो हम लोग यहाँ पे %d नहीं देते, उसके लिए हम लोग अलग वैल्यू देते हैं। और हम लोग हर एक क्लास में अलग अलग जब डाटा टाइप यूज करेंगे तो मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगा। दूसरा चीज, यहाँ पे वेरिएबल के बाद में एंड का साइन देना होता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ था इसका हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये वैल्यू को यहाँ पे आप स्टोर करवाइए। तो सेकंड में भी वही काम हुआ, ये काम किसके लिए हुआ, ये n2 के लिए हुआ। और फिर स्कैन एफ में क्या कर सॉरी ऐड वाला वेरिएबल में क्या कर रहे कि इन दोनों का वैल्यू को ऐड करवा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा दे रहे हैं ऐड में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे आपका 6 आया और यहाँ पे 11 आपका आ गया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको मिटा देता हूं और अब मैं आपको और एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हम लोग का 5 प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है और 10 प्रिंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए दी सम ऑफ, उसके बाद मैंने यहाँ पे %d दिया था, ये %d किसके लिए था, n के लिए था। ये %d किसके लिए था, ये n2 के लिए था। और ये %d किसके लिए था, ये ऐड के लिए था। ये किसके लिए था, ऐड के लिए था। तो इसीलिए ये आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है, दी सम ऑफ 5 and 6 is 10। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और इस प्रोग्राम के जरिए और भी बहुत सारा चीज समझ में आया होगा कि हम लोग मेन क्यों लिख रहे हैं, फिर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, हम लोग स्कैन एफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और अगर मैं छोटा सा बात आपको और एक बात बताता हूँ उसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि आप थ्योरी पार्ट में पढ़े होंगे कि कीवर्ड्स होता है भाई, कीवर्ड्स पढ़े होंगे।
अगर आप कीवर्ड्स पढ़े हैं तो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ेंगे। हर प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स आप पढ़ते ही होंगे, पढ़ना ही पड़ता है हम लोगों को। कीवर्ड्स होता क्या है, कीवर्ड्स के लिए एक सिंपल सा डिफिनेशन आता है भैया, कीवर्ड्स जो होता है एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका अपना एक मतलब होता है, और ये मतलब जो है ना वो कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स का बात करूँ तो देखिए, ये जो आईएनटी हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे जो आईएनटी लिखी है इसे हम कीवर्ड्स कहेंगे, क्योंकि इस आईएनटी का पहले से ही कोई मतलब है, इस आईएनटी का पहले से ही कोई मतलब है और ये पहले से ही रिजर्व है। अब कीवर्ड्स के साथ साथ आप लोग आइडेंटिफायर भी पढ़े होंगे, आइडेंटिफायर, ठीक है। अब ये आइडेंटिफायर क्या होता है भाई, प्रोग्राम में जब हम लोग किसी पार्ट का कुछ नाम देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम दिए ना, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैं इसको इससे इस कलर से करता हूँ, वेरिएबल का जो नाम दे रहे हैं, ये तीनों जो नाम दिए हैं इसे हम कहेंगे आइडेंटिफायर। क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। और इनका नामकरण के लिए भी कुछ रूल होता है, जैसे कि इनको हम डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। और कीवर्ड का नाम से हम लोग कोई वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, मतलब कोई आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते इस तरह, ठीक है। और सिर्फ इसे ही आइडेंटिफायर नहीं कहेंगे, हम लोग फंक्शन का अगर नाम डिक्लेयर करते हैं तो वो भी आइडेंटिफायर ही कहलाएगा। हम लोग कोई एरे बना रहे उसका नाम दे रहे तो वो भी आइडेंटिफायर ही कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे में आप कांस्टेंट भी पढ़े होंगे। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू हम लोग प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट, ठीक है ना, एक मिनट, कांस्टेंट, ठीक है, ये पढ़े होंगे, जिसका वैल्यू हम लोग प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज पढ़े होंगे, ऑपरेटर, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेटर यूज किए, ये जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है, और ये प्लस जो है ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अभी यहाँ पे जो इक्वल टू है, इट इज आल्सो ए ऑपरेटर, इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो फिलहाल ये दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करवाने के लिए कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे हम लोग गौर नहीं किए, पूरा प्रोग्राम हम लोग देख लिए हैं, मगर इतना सारा लंबा डिस्कशन हो गया है, अच्छा हुआ डिस्कशन हुआ ताकि मैं देख पाया हूँ। देखिए सम ऑफ 5 और 6 जो होगा वो 10 नहीं होगा, मगर यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 10 दिखा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे हम लोग n1 और n1 लिखे, जबकि यहाँ पे मेरे को n2 करना था। तो कोई बात नहीं, इसको अच्छा चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ वापस से मैं आ जाता हूँ, वापस से मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और चेंज करने के लिए वापस से एक बार इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ मैं जाता हूँ और इसको मैं CLS करके क्लियर कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, और फिर यहाँ पे exe फाइल को मैं रन करता हूँ, और मैं फिर से 5 देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, और मैं इंटर दिखा मारता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी ये जो वैल्यू है मेरा 10 ही दिखा रहा है, मतलब कि ये फिर से ठीक से कंपाइल नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, एक बार मैं और करता हूँ, एक बार मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। और एक चीज, मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं किया था, सबसे बड़ा जो गलती है, सेव कर दिया हम लोग। और सेव करने के बाद अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग a.exe को रन करते हैं, फिर मैं यहाँ 5 देता हूँ, फिर मैं यहाँ 6 देता हूँ, और मैं अब देखिए अब हमारा ये सही वैल्यू दिखा रहा है 11, भी यहाँ पे सही वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। देखिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक बात किए थे, हम लोग ऑपरेटर का बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा ये जो प्लस है, ये जो इज इक्वल टू है, ये सब ऑपरेटर है, और भी ऑपरेटर है। अगर हम लोग इस प्रकार से ग्रेटर देन साइन देते, ऐसे करके चेक करने के लिए, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू देते हैं, इक्वल कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू को, इन सबको ऑपरेटर बोला जाता है। और दूसरा चीज, अभी जो हम लोग बात किए, हम लोग क्या बात किए, हम लोग बात किए कि भाई कीवर्ड किसको बोला जाता है, फिर हम लोग बात किए कि कांस्टेंट किसको बोला जाता है, उसके बाद में हम लोग बात किए
कि आइडेंटिफायर किसे कहा जाता है, आइडेंटिफायर किसे कहा जाता है, ठीक है, फायर। और उसके बाद में फिर हम लोग बात किए कि ऑपरेटर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो होता है, इन सब के लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं जिसे टोकन कहा जाता है। और टोकन का अगर डिफिनेशन अगर मैं कहूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को इस क्लास से कुछ सीखने मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।